नमस्कार दोस्तों, एक बार हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। अभी इससे पहले क्लास में हम लोगों ने जलधाराओं को पढ़ा था कि जलधाराओं की उत्पत्ति होने के कारण क्या क्या हैं, कौन कौन से कारण हैं, कौन से समुद्र संबंधित कारण हैं, कौन से एटमॉस्फेयर से हमारे वायुमंडल संबंधित हैं। इसके बाद इसी का एक दूसरा पोर्शन है हाई टाइड लो टाइड। क्या है? ज्वार भाटा है। अगर ज्वार भाटा की बात करते हैं तो हाई टाइड लो टाइड होता क्या है, ज्वार भाटा क्या है, तो यह भी एक तरह की क्या है, समुद्री जलधाराएं ही हैं जो कि समय समय पर चलती हैं। क्यों चलती हैं? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तीनों के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। हालांकि चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर बहुत ज्यादा तो नहीं लगता जो कि हमारे कॉन्टिनेंट, हमारे महाद्वीपों को खींच सके, लेकिन वह हमारे समुद्री जल को अपनी तरफ खींचता है, जिससे एक ऊंची लहर उठती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम समुद्री ज्वार भाटा कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, हाई टाइड लो टाइड। अगर देखा जाए हाई टाइड लो टाइड तो देखो यहां पे क्या है, ज्वार भाटा है क्या, तो समुद्र का जल स्तर सदैव एक समान नहीं रहता। ध्यान रखना, क्या है, सदैव एक समान नहीं रहता है। क्या होता है, यह नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा 2 बार नीचे गिरता है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, जिसे हम हाई टाइड और लो टाइड कहते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यह ऊपर उठता और नीचे गिरता कैसे है, क्या कारण है, इसको हम आगे देखेंगे। तो अगर हम आगे आते हैं थोड़ा सा, देखो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी उत्पत्ति के कारण क्या क्या है। तो देखो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी क्या है, तीनों के पास अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। सूर्य, चंद्रमा सब क्या करते हैं, पृथ्वी अपनी ओर सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, परंतु इसका असर जो क्या है, स्थल पर नहीं होता लेकिन जल पर होता है। स्थल पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता लेकिन जल पर पड़ता है, और जल क्या होता है, चंद्रमा और सूर्य की ओर खींचता है। ऐसी कंडीशन में जब चंद्रमा और सूर्य दोनों एक लाइन में होते हैं तो दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब 2 लोग खींच रहे हैं तो ज्यादा बल लग रहा है। ज्यादा बल लगने की वजह से हाई टाइड आता है, और जब यह 90 डिग्री पर होते हैं तो क्या होता है, लो टाइड आता है, जिसे हम भाटा कहते हैं। देखो यहां पर सूर्य आकार में चंद्रमा से कितना गुना बड़ा है, 3 अरब गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 3 अरब गुना बड़ा है, परंतु वह चंद्रमा से अपेक्षाकृत बहुत दूरी पर है। कितना, 300 गुना अधिक दूरी पर है। इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर इतना काम नहीं कर पाता जितना चंद्रमा का करता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा सूर्य से बहुत, पृथ्वी से बहुत समीप है। सूर्य की अपेक्षा कितना है, तो यहां देखो यह है सिंपल सा लिखा हुआ यहां पे कि चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल की तुलना में 2.17 गुना ज्यादा है। अब सोचो सूर्य इतना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और चंद्रमा 3 लाख किलोमीटर दूर है। उसके बाद चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है केवल कितना है, 2.17% क्या है, गुना ज्यादा है। अब इसके मुकाबले सूर्य के पास कितना, अगर सूर्य पास में होता तो क्या होता। अब इन्हीं को हमें क्या करना है, कंडीशन देखनी है कि पूर्णिमा और अमावस्या को क्या होता है, या कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में क्या होता है, या सप्तमी और अष्टमी में क्या होता है। बात समझ में आई। तो इसको अगर देखते हैं तो यहां पर देखो ज्वार भाटा के प्रकार, इनके प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, तो यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। उच्च ज्वार या बृहद ज्वार, जिसे स्प्रिंगिंग टाइड कहते हैं, यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखो सूर्य यहां पर है, कौन है, सूर्य यहां पर है, और चंद्रमा क्या है, यहां पर है, चंद्रमा यहां है। अब यह दोनों ही एक साइड में है, तो क्या इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के सतह पर प्रभाव डालेगा, बिल्कुल डालेगा। ऐसी कंडीशन में जो पानी है वह इस तरह से ऊपर उठेगा, यहां तक आएगा ऐसे करके, इस तरह से यह क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। अब देखो यह लिक्विड फॉर्म है, द्रवीय अवस्था है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर भी क्या होगा, एक उभार आएगा, जो कि दोनों साइड में क्या होगा, यह हाई टाइड वाली कंडीशन होगी। बात समझ में आ गई।
या फिर चंद्रमा इस साइड में आ गया तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य से 2.17 गुना ज्यादा है, तो वह जल को अपनी ओर खींचेगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उच्च ज्वार आएगा, हाई टाइड आएगा। बात समझ आ रही कुछ? इसको अगर आगे चलते हैं तो देखो नीप टाइड मतलब कि निम्न टाइड, निम्न ज्वार, लघु ज्वार। ऐसी कंडीशन देखो कब होती है, जब सूर्य यहां है और चंद्रमा कहां पर है, चंद्रमा यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कहां से, सूर्य से। ऐसी कंडीशन में जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों विपरीत दिशा में काम करने लगते हैं, जिससे हमारे समुद्र का तल क्या होता है, नीचे होता है और यह ध्रुवों की ओर खींचा हुआ होता है, जिस कारण से यहां पर लहरें बहुत छोटी आती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लो टाइड कहते हैं। बात समझ में आ गई? अगर इन शॉर्ट अगर मतलब बहुत सिंपल भाषा में देखना हो तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में होते हैं तो हाई टाइड आता है, और जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी 90 डिग्री पर रहते हैं तो लो टाइड आता है। सिंपल सी बात कह रहे हैं। देखो यहां से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सामने है लेकिन चंद्रमा कहां है, 90 डिग्री पर। यह कंडीशन कब होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी और अष्टमी में होती है। और जो ये कंडीशन है यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होती है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को देखा होगा। तो ऐसी कंडीशन जब तीनों एक लाइन में होते हैं या इस तरह से तीनों एक लाइन में होते हैं, यह अमावस्या के दिन ऐसा होता है जिसे हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं। और जब यह पृथ्वी से, सूर्य सामने है लेकिन चंद्रमा 90 डिग्री पर है, यह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की क्या होता है, किस टाइम पे होता है, सप्तमी और अष्टमी के दिन होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लो टाइड आते हैं। अब देखो एक चीज कॉमन से समझो, हमारी जो पृथ्वी है वह कितने देशांतरों में बटी, 360 में, और यह 360 जो है वह 24 घंटे में क्या करती है, मूव करती है। अगर देखा जाए तो जो समय है, जैसे चंद्रमा के सामने से कोई समय जा रहा है, कोई पोर्शन जा रहा है, तो वह दोबारा 12 घंटे बाद उसके सामने आ सकता है। मतलब कि हर 12 घंटे बाद एक ज्वार और 12 घंटे बाद एक भाटा, ऐसा आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और एग्जाम में क्वेश्चन इसीलिए बनते हैं क्योंकि हर बार ज्वार और भाटा में मिला करके 52 मिनट का गैप होता है, जिसको हम अगर 24 घंटे की बात करें तो 52 मिनट का, और अगर हम बात करते हैं कितना, 12 घंटे की, कुछ 26 मिनट का समय बढ़ जाता है। जैसे सपोज करो कि 12 बजे ज्वार आया है तो अगली बार आएगा वो 12:26 पर आएगा, फिर अगली बार आएगा तो उसमें 26 मिनट और जुड़ जाएंगे, अगली बार आएगा 26 मिनट और जुड़ जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 29 दिन में ही लगा लेता है। मतलब कि पर हर दिन चंद्रमा पृथ्वी के 1/29वां भाग क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिस कारण से 26 मिनट का टाइम क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसी को हमें थोड़ा देखना है कि ज्वार भाटा के समय में अंतर क्यों आता है। देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में, पृथ्वी कहां, अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, अतः प्रत्येक देशांतर पर 12 घंटे बाद ज्वार तथा 12 घंटे बाद भाटा आना चाहिए 24 घंटे में, ज्वार भाटा। परंतु ऐसा नहीं होता है, ज्वार 12 घंटे 26 मिनट की अवधि के बाद आता है। यह 26 मिनट जो बढ़ता है यही हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। अब यह 26 मिनट बढ़ता किस कारण से है, तो देखो सिंपल सा है, यहां ध्यान देना। देखो वास्तव में पृथ्वी के इस कार्य में 1 मिनट 36 सेकंड के अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि चंद्रमा इतने में आगे बढ़ता। अगर इससे पहले थोड़ा सा देखें तो यहां देखो समय में देरी क्यों होती है, तब इसके बाद इसको देखते हैं समय में देरी क्यों होती है। तो देखो 24 घंटा गुणे 60 मिनट बटा में 29 कितना आया, 49 मिनट 39 सेकेंड। मतलब कि चंद्रमा क्या है, इतना आगे बढ़ रहा है, तो मतलब कि जो एक अक्षांश है अगर उस पर दोबारा उसको चंद्रमा के सामने जाना है तो कितना टाइम लग जाएगा, 49 मिनट 39 सेकंड लगेगा। ठीक है। अब देखो जो ये टाइम है इसमें भी क्या हो रहा है, 1 मिनट 36 सेकंड और जुड़ जा रहा है, क्योंकि जब तक वह वहां पहुंच रहा है
पृथ्वी देखो, वास्तव में पृथ्वी के इस कार्य में, जो ये कार्य हो रहा है, इसमें 1 मिनट 36 सेकंड का अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि इस 49 मिनट 39 सेकंड में चंद्रमा कुछ और आगे की ओर खिसक जाता है, आगे की ओर मतलब पूरब की ओर खिसक जाता है। इस प्रकार से ज्वार का 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आना होता है। बात समझ आ गई? बस सिंपल सी बात को समझते रहो। यह 26 मिनट क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी का चक्कर 29 दिन में लगा लेता है चंद्रमा, तो वह हर एक पल में, हर एक उसमें क्या हो रहा है, वह 1/29 भाग आगे बढ़ रहा है। उसी आगे बढ़ने की वजह से यह वेरिएशन आ रहा है, और यह वेरिएशन कितने बदल जा रहा है? 26 मिनट में। तो जब ज्वार कोई आ रहा है 12 घंटे बाद, तो उसको 12 घंटे के बाद आना चाहिए, लेकिन इसी गति के कारण से कब आ रहा है? 26 मिनट लेट आ रहा है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अगर किसी जगह पर ज्वार 10 बजे आता है तो अगली बार कब आएगा? तो 12 घंटे बाद 10 बजे आना चाहिए, लेकिन उसमें 26 मिनट क्या होगा? ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह चंद्रमा की जो गति है उसके कारण से एक उस अक्षांश पे दोबारा, उस देशांतर पे दोबारा पहुंचने के लिए पृथ्वी को 26 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। बात समझ में आई? अब अगर यहां से आगे चलते हैं तो देखो, साउथहैम्पटन, यह ब्रिटेन में एक जगह है साउथहैम्पटन। यहां पर दिन में 4 बार ज्वार आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आ सकते हैं 24 घंटे, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन यहां पर 4 बार आ रहे हैं। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो, साउथहैम्पटन कहां पे है? तो यहां पर है। कहां पर है? वह ब्रिटेन में है, सबसे नीचे यहां पे। अब यहां पर देखो 2 सागर मिलेंगे आपको। अटलांटिक ओशन में यहां पे मिलेगा इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, और यहां पर उत्तरी सागर मिलेगा। तो 2 बार किससे प्रभावित होता है? यहां पे यह पोर्शन इंग्लिश चैनल से, और 2 बार किससे? उत्तरी सागर से। जिस कारण से यहां पर दिन भर में कितनी बार आते हैं? 4 बार आते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए कि ज्वार भाटा कितने समय के अंतराल पे आते हैं, और दूसरी बात है कि कौन सी जगह है जहां पर दिन भर में 4 बार, प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा आते हैं, जबकि लॉजिकल 2 बार आने चाहिए, 24 घंटे में 2 बार आते हैं, यहां 4 बार। तो यहां पर 2 बार नॉर्थ सी में आते हैं और 2 बार इंग्लिश चैनल में आते हैं, और यह दोनों के बीच में पड़ता है, इसलिए यहां पर क्या होता है? प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब अगर यहां से आगे चलें तो देखो, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो यह देखो, ये वाला पोर्शन नोवा स्कॉटिया है, और यह लॉरेंसियन प्लेटू है, कनाडा का पार्ट है। यह सेंट लॉरेंस नदी जा रही है, यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, यह न्यू फाउंडलैंड है, और यह एडवर्ड द्वीप है, एडवर्ड आइलैंड है, जो कि कनाडा का सबसे छोटा प्रांत है। इसी के बीच में एक खाड़ी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं फंडी की खाड़ी। क्या? गल्फ ऑफ फंडी। इस गल्फ ऑफ फंडी में विश्व का सबसे ऊंचा हाई टाइड आता है। इसको एग्जाम में अक्सर पूछता है कि वर्ल्ड हाईएस्ट टाइड कहां पर आते हैं? तो गल्फ ऑफ फंडी में आते हैं। गल्फ ऑफ फंडी किसका पार्ट है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का पार्ट है। यह किसके बीच में है? तो यह नोवा स्कॉटिया और लॉरेंसियन प्लेटू के बीच में है, लॉरेंसियन पठार के बीच में है। बात समझ में आई? अब अगर यहां से आगे चलते हैं तो हमारे भारत में एक पड़ता है गल्फ ऑफ ओखा। कौन? ओखा की खाड़ी, ओखा की खाड़ी पड़ता है। यहां पर विश्व का सबसे छोटा ज्वार आता है। क्या आता है? सबसे छोटा ज्वार आता है। अब अगर आपको इसको देखना है तो यह जो क्षेत्र है पुरी का क्षेत्र है, और देखो यहां पर यह जो पोर्शन है यह क्या है? गल्फ ऑफ ओखा है। यह कहां पर है? कच्छ के खाड़ी में है, अवस्थित है। यहां पर विश्व के लोवेस्ट टाइड आते हैं। तो हमने क्या देखा? अगर पीछे चले तो हमने देखा कि विश्व में वह कौन सा जगह है जहां पर 4 बार टाइड आते हैं, दिन भर में प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा आते हैं। तो वह साउथहैम्पटन है, जो ब्रिटेन में है।
और यह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर दोनों से घिरा हुआ है। तो 2 बार इंग्लिश चैनल में टाइड आते हैं, ज्वार आते हैं, और 2 बार उत्तरी सागर में आते हैं, जिससे यह 4 बार यहाँ पर टाइड आते हैं और यह प्रभावित होता है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो आगे हमें फंडी की खाड़ी दिखती है, गल्फ ऑफ फंडी, जहां पे वर्ल्ड हाईएस्ट टाइड आते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो कच्छ केरल में आपको मिलेगी ओखा की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओखा, यहाँ पर सबसे निम्न ज्वार आते हैं। अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट और मिलता है, हमें मिलता है कॉन्सेप्ट टाइडल करंट, ज्वारी धारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात को समझो, अभी हम लोगों ने ओशन करंट पढ़ा था जो कि निरंतर प्रवाह चल रहा है, लेकिन जो टाइडल करंट है वह ज्वार के आने पर बनती है और भाटा के समय बनती है। जैसे मान लो कोई सागरी क्षेत्र है जो अंदर सकरा है, जैसे कोई गल्फ है, जब ज्वार आता है तो पानी का लेवल ऊपर उठेगा, तो वह पानी एक धारा के रूप में कहां प्रवेश करने लगता है, उस खाड़ी में, उस गल्फ में प्रवेश करने लगता है, जिससे एक करंट चलने लगती है इस तरह से। और जब ज्वार वापस जाता है तो क्या होता है, वह पानी फिर बाहर निकलने लगता है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होती है, एक धारा चलती है जिससे हम क्या कहते हैं, ज्वारीय धारा कहते हैं या टाइडल करंट कहते हैं। अगर इनको देखा जाए तो देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, जब कोई खाड़ी पतले मुख द्वारा खुले समुद्र से जुड़ी होती है तो ज्वार के समय समुद्र का जल खाड़ी में प्रवेश करता है, बात समझ में आ रही है, और भाटे के समय खाड़ी से बाहर निकलता है। ज्वार के समय क्या होता है, खाड़ी में प्रवेश करता है, गल्फ पे अंदर आता है, और जब जब भाटा आता है तो वो बाहर निकलता है। ऐसी कंडीशन में देखो, खाड़ी के अंदर तथा बाहर की ओर जल के प्रवाह को ही ज्वारी धारा कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, वह जल धाराएं, वह धाराएं जो टाइड से बन रही है, हाई टाइड और लो टाइड से बन रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ज्वारी धारा कहते हैं। बस आपको इतना सा जानना है। और ज्वारी धाराएं चलती कहां पे है, उस सकरे जगह पर चलती हैं, उस सकरे खाड़ियों में चलती हैं जो किसी खुले समुद्र से जुड़ी हुई है, जिससे टाइड आएगा तो पानी अंदर भरेगा, तो एक फ्लो अंदर की ओर चलेगा तो वह ज्वार की धारा हो गई, और जब बाहर जाएगा तो भाटा की धारा हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, टाइडल करंट कहते हैं या ज्वारी धारा कहते हैं। यह मुख्यतः किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो ज्वार भाटा के द्वारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब अगर इससे आगे चलते हैं तो हमें मिलता है टाइडल बोर। देखो, एक इस कॉन्सेप्ट को समझना है, टाइडल बोर यह वहां पे देखा जाता है जहां पे नॉर्मली नदियां एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब समझ रहे हो, जहां पर नदियां क्या करती हैं, सीधे जाकर के किससे मिलती हैं, सागर से मिलती हैं। ऐसी कंडीशन में नदी का फ्लो किधर रहता है, नदी का फ्लो इस साइड में होता है, और जब टाइड आता है तो टाइड का किधर होता है, स्थल की ओर होता है। ऐसी कंडीशन में सागर का पानी कहां बढ़ने लगता है, नदी के मुहाने में घुसने लगता है, और नदी का पानी आगे बढ़ रहा होता है, जिससे दोनों के टकराव से, दोनों के घर्षण से एक दीवार नुमा, एक वाल की जैसी एक संरचना बनती है। जब एक तरह से पानी आ रहा है, इधर से धक्का मारा, दोनों कहां ऊपर उठेंगे, दीवार की तरह से एक संरचना बनेगी, उसे हम कहते हैं टाइडल बोर या ज्वारी भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वारी भित्ति कहते हैं या टाइडल बोर कहते हैं। देखो क्या लिखा है, जब ज्वार किसी नदी के सकरे और छिछले मुहाने में प्रवेश करता है तो ज्वार के विरुद्ध नदी जल के एकत्रित होने तथा नदी के तल घर्षण के कारण तरंग का अग्रभाग खड़ा दिखाई देता है। खड़ा दिखाई देता है मतलब कैसा, दीवार के जैसा खड़ा दिखाई देता है। तीव्र चोंच वाला यह या तीव्र शंकु वाला यह ज्वार श्रृंग जल की खड़ी दीवार की भांति तेज गति से नदी में प्रवेश करता है, जिसे ज्वारी भित्ति कहते हैं। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस खाली इतना आपको समझने की जरूरत है कि जब ज्वार के कारण सागर का पानी नदी के मुहाने में घुसता है और नदी का पानी इधर फ्लो आ रहा है, दोनों जब टकराएंगे तो क्या ये दीवार की तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा दोनों पानियों का, दोनों जब टकराने इस तरह से ऊपर उठेंगे, उसे हम कहते हैं टाइडल बोर या टाइडल या ज्वारी भित्ति कहा जाता है। बात समझ में आई? तो यहां पे समझे कि टाइडल करंट किसे कहते हैं, सकरा
क्षेत्र सक्रिय खाड़ी है जो खुले सागर से जुड़ी हुई है, जिसमें ज्वार आता है, भाटा आता है, जिस कारण से करंट फ्लो होता है। और वहीं पर टाइडल बोर क्या है? टाइडल बोर वह क्षेत्र है जहां पे नदी सागर से मिलती है और सागर का जो पानी है वह कहां वापस आता है? नदी में। जैसे अगर भारत की बात करें तो नर्मदा नदी में ऐसा होता है, नर्मदा एस्चुरी बनाती है, सीधे सागर से जुड़ती है। जब खंभात की खाड़ी में ज्वार उठता है तो वह पानी सीधे कहां घुसता है? नर्मदा के अंदर घुसता है। और नर्मदा का पानी दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? टाइडल बोर बनाते हैं। बहुत सिंपल सा टर्म है। अब अगर इससे आगे चलते हैं तो देखो, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम लोगों ने किस में देखा था? समुद्री जल धाराओं में देखा था, वैसे ही मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हम लोगों को एक चीज देखना होगा कि जो टाइड है, ज्वार भाटा है, इनके लाभ क्या है। तो बहुत लंबा ना खींचते हुए बहुत शॉर्ट में देखना है। जैसे ज्वारीय बंदरगाह, टाइडल पोर्ट, ज्वारीय बंदरगाह हम उन्हें कहते हैं जो ज्वार पर निर्भर होते हैं, जैसे हमारा कांडला बंदरगाह है। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है? देखो, जब ज्वार आता है तो सतह पर पानी का लेवल क्या होता है? बढ़ता है, जिससे सतह की गहराई क्या होती है? बढ़ती है। और ऐसे में भारी जहाज भी उसके ऊपर से निकल सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात को अगर करें तो देखो, जैसे सपोज करो कि यहां पे हमारा क्या है? कांडला बंदरगाह है। अब यह वाला स्थल है, ये ज्यादा गहरा नहीं है। यहां पर क्या है? पानी का स्तर कम है। अगर हम कोई भारी नाव लेकर के आते हैं, भारी शिप लेकर के आते हैं, उसका तल में फंस जाने का डर होगा। ऐसी कंडीशन में हम यहां पर वेट करते हैं गहरे सागरों में। जब ज्वार आता है तो पानी भरता है, जब पानी भरेगा तो पानी का लेवल भी, स्तर भी ऊपर आएगा, तो यहां पर गहराई भी ज्यादा होगी। ऐसे में हम शिप लेकर के कहां चले आएंगे? पोर्ट के अंदर चले आएंगे, बंदरगाह के अंदर चले आएंगे, और यहां पे लोड अनलोड होगा। फिर हम इंतजार करेंगे कि इसका अगले टाइड का। जब टाइड आएगा तो फिर से वाटर लेवल अप होगा, बढ़ेगा, और ऐसी कंडीशन में हम बंदरगाह से बाहर निकल जाएंगे। मुख्यतः वे बंदरगाह जो ज्वार के सहारे चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। और इन बंदरगाहों के संचालन में हमारे जो ज्वार भाटा है, इनकी प्रमुख भूमिका होती है। बात समझ में आ गई? अब दूसरा है मछली पकड़ने में सहायक। अब देखो, जहां पे ये ज्वार भाटा लहरें आती हैं, इनके साथ समुद्री जीव भी बह के आते हैं, मछलियां भी आती हैं। समुद्री जीवों में जैसे क्या हुआ? जैसे शंख हो गए, स्नेल हो गए, सीप हो गई, जिनमें बहुमूल्य मोतियां मिलती हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं? टाइड ज्वार भाटा से संबंधित है। और यह मछली पकड़ना या फिर समुद्री जीवों को का तट तक आना, यह किसके कारण होता है? ज्वार भाटा के कारण होता है, जो कि मानव को एक संसाधन रूप में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अब देखो, आज के बारे में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो हम लोगों का संसाधन को पर दबाव पड़ रहा है, और स्थलीय क्षेत्र हमारा बढ़ नहीं रहा है। लैंड एरिया क्या है? छोटी हो रही है, भूभाग छोटे हो रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो संसाधनों की कमी हो रही है। ऐसे में हम लोग किस पर डिपेंड कर रहे हैं? हम लोग समुद्रों पर डिपेंड कर रहे हैं, हम लोग ओशन की ओर बढ़ रहे हैं। और जब ओशन की ओर बढ़ेंगे तो कोस्टल एरिया में बस्तियां बनेंगी। जब बस्तियां बनेंगी तो क्या कचरे वगैरह होंगे? बायोटिक, नॉन बायोटिक, कुछ ऐसे होंगे जो अवशिष्ट, जो मतलब कि गल जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ठोस होंगे, जैसे प्लास्टिक हो गई। अब देखो, जो तट पर बसे नगर हैं, इनकी गंदगी को बहाकर समुद्र में ले जाती है। एक तरह से क्या करती है? ज्वार भाटा क्या करते हैं? यह कोस्टल एरिया को क्या करते हैं? स्वच्छ रखते हैं। बात समझ आ रही? कुछ आगे देखो, समुद्री वस्तुएं किनारे पर छोड़ जाते हैं। अब देखो, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे मछली पकड़ना हो गया, या स्नेल हो गया, सीप हो गए, या बहुमूल्य ऐसे तत्व हो गए जो कि गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन ज्वार के साथ में कहा आ गए? स्थल तक आ गए, और वह मानव को आराम से क्या हो गए? उपलब्ध हो गए। तो समुद्री वस्तुएं किनारे पर छोड़ जाती हैं, जैसे जिनको हम समुद्री गहराई में नहीं पा सकते। इन ज्वार भाटा से क्या होता है? वो कभी कभी किनारों पर चले आते हैं, स्थल पर चले आते हैं, जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद देखो, समुद्री जल गतिशील रहता है। जब ज्वार भाटा आता है, इससे क्या होता है? समुद्री जल जो है वह मोशन में रहता है, और जब मोशन में रहता है तो वह क्या? समुद्री जल धाराएं हो गई या तटीय धाराएं हो गई, यह सब क्या होती हैं? प्रतिक्रिया करती रहती हैं, जिससे हमें तरह तरह के
फायदे और नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे अपर्दन क्रियाएं हो सकती हैं या निक्षेपण हो सकता है, जो किसी सतह की संरचना का निर्माण कर रहा है या किसी सतह संरचना को काट रहा है, समुद्र में मिला रहा है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसकी ओर हम लोग फ्यूचर में बहुत ही एक सुटेबल संसाधन के रूप में मान रहे हैं, वह क्या है? वह है ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। अभी इस पर काम चल रहा है। यह किस प्रकार की एनर्जी है? यह ग्रीन एनर्जी है। इस प्रकार की एनर्जी से कोई भी कार्बन उत्सर्जन जैसी कोई भी घटना नहीं होगी, मतलब कोई भी ग्लोबल वार्मिंग या ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम इसको देख लेते हैं तो यह कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा होगी, क्योंकि जब तक पृथ्वी है, जब तक सागर है, तब तक ज्वार भाटाएं चलते रहेंगे। जब तक चंद्रमा और सूर्य है, तब तक हाई टाइड लो टाइड आते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे टेक्निक के द्वारा तकनीकी विकास करके इन ज्वार भाटा जो ज्वारीय ऊर्जा है, अगर इसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हो तो यह हमारे लिए नवीनीकरण ऊर्जा होगा, मतलब जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा होगी और यह भविष्य की ऊर्जा कही जा सकती है। तो इतने सारे क्या है, इतने सारे महत्व है, इतने सारे इंपॉर्टेंस है किसके? ज्वार भाटा के। अब अगर यहां से एक बार थोड़ा सा पीछे जाए तो हाई टाइड कब आएगा? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे। वह कब होंगे? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होंगे। लो टाइड कब आएगा? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, अगर पृथ्वी को सेंटर माने तो 90 डिग्री पर होंगे, चंद्रमा पोल साइड में, पोलर रीजन की ओर होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? लो टाइड आएगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो गल्फ ऑफ फंडी में आता है, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, कनाडा के पार्ट में, नोवा स्कॉटिया के पास में। और वर्ल्ड लोएस्ट टाइड कहां आता है? तो ओखा की खाड़ी में आता है, जो कि कच्छ के रण में है, पुरी के पास में, गुजरात में। और वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर दिन भर में 4 बार ज्वार भाटा आते हैं? तो साउथ हैम्पटन है, कहा? ब्रिटेन में। वह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के संगम पर है और इसी कारण से वहां पर 2 बार इंग्लिश चैनल से और 2 बार उत्तरी सागर से क्या आते हैं? ज्वार भाटा आते हैं। अब इनके बारे में एग्जाम में जो पूछता है वह सिंपल सी बात है, जब हम समुद्री संसाधनों में ऊर्जा को पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखेंगे इसका एक बड़ा पोर्शन मिलेगा ज्वारीय ऊर्जा का, टाइडल एनर्जी का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है और किस तरह से यह हमें भविष्य की ऊर्जा के रूप में प्रदान मिल सकता है या हम इसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सिंपल सी बात आपको बस इतना बताना चाहूंगा, ज्वार भाटा है क्या, यह कब कब आता है, किस कंडीशन में आता है और इस पर ज्यादा प्रभाव किसका होता है, चंद्रमा का या सूर्य का? तो नो डाउट चंद्रमा का होता है। हालांकि सूर्य बहुत बड़ा है लेकिन वह दूरी में भी बहुत ज्यादा दूर है, इस कारण से चंद्रमा ज्वार भाटा के लिए ज्यादा जिम्मेदार होती है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक लाइन में होते हैं उस कंडीशन में हाई टाइड आता है, और जब 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो लो टाइड आता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्प्रिंगिंग टाइड, जब देखो तीनों सामने हैं और यहाँ पर इस तरह से हम किसी भी एंगल से, मेंस के या प्रीलिम के इस एंगल से या इंटरव्यू के एंगल से देखेंगे तो हमें सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना होगा? तो इसके ज्वार भाटा के लाभ पर या इसके महत्व पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।